ड्रग्स केस में रिया चक्रवर्ती को झटका लगा है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, सैमुअल, जैद, बासित और दीपेश की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। रिया के वकील का कहना है कि फैसले की कॉपी मिलने के बाद वो आगे की हिकमत अमली तय करेंगे। उन्होंने इस मामले पर हाई कोर्ट से रुजू करने की बात कही। इन सभी को एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने इनकी जमानत की अर्जी की मुखालफत की थी। एजेंसी ने जांच मुतासिर होने का हवाला देकर इनकी जमानत की मुखालफत की थी। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट राम कृपाल यादव ने सुशांत सिंह राजपूत के मामले को पार्लियामेंट इजलास में उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह का मामला बिहार से नहीं बल्कि पूरे मुल्क से मुताल्लिक है और सीबीआई की तहकीकात के बाद हकीकत सामने आ जाएगी। राम कृपाल यादव से बात की हमारे नुमाइंदे ने। हमारे साथ पटना से बीजेपी के सांसद राम कृपाल यादव, उनसे हम बात करते हैं। सर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बिहार दौरा है। माना यह जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ मीटिंग करेंगे और सीट शेयरिंग को लेकर कुछ न कुछ फॉर्मूला तय हो जाएगा। अब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जाएंगे, शाम तक जाएंगे आज पटना। तो अभी तो चुनावी माहौल है, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, चुनाव के तैयारी के संदर्भ में जानकारी लेंगे। कुछ हो सकता है कि अन्य दूसरे जो पार्टी का कार्यक्रम होगा उसमें भी जाने का काम करेंगे, तो एक उत्साह बनेगा। मैं सवाल जानना चाहूँगा सर, मैं लगातार इन दिनों सुशांत का मामला बहुत रहा सर, क्या मैं इसे संसद में भी आपकी पार्टी उठाएगी, क्योंकि बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है सर? ये निश्चित तौर पर ये केवल बिहार से मुद्दा नहीं है, सुशांत का पूरे देश का मुद्दा है। हर लोग चाहते हैं कि सुशांत के मौत का जो पर्दा है वो उठे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सीबीआई को, बहुत बारीकी के साथ इन पर्दों को उठाने की कोशिश कर रहा है। सदन में भी इसको लेकर के चर्चा की मांग, निश्चित तौर पर सदन में मामला उठेगा ही, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है, बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ विनीत कुमार, न्यूज़ 18 दिल्ली। कंगना रनावत के खिलाफ ड्रग्स मामले की जांच मुंबई पुलिस करेगी। महाराष्ट्र हुकूमत ने जांच की जिम्मेदारी पुलिस के सुपुर्द कर दी है। पुलिस को इस सिलसिले में एक खत भेज दिया गया है। ख्याल रहे कि महाराष्ट्र के रियासती वजीर अनिल देशमुख ने यह मामला उठाया था। उन्होंने ड्रग्स के मामले में अध्ययन सुमन के एक पुराने इंटरव्यू की बुनियाद पर इस मामले को उठाया। उधर शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक वीडियो पैगाम जारी किया और इसमें उन्होंने अपने डिस्टर्ब होने की बात कही और गुजारिश की कि 2016 में एक इंटरव्यू में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्हें जो कुछ कहना था वो कह चुके हैं। अब अध्ययन ने ये गुजारिश की है कि उन्हें इस मामले में हरगिज़ न घसीटा जाए। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज़ मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। बहुत मुश्किलों से मैं गुजरा हूँ और आज आप लोगों ने मुझे आश्रम को लेकर, टिंका सिंह को लेकर, मेरे गाने को लेकर, सुशांत के ट्रिब्यूट को लेकर इतना सारा प्यार दिया है, इतनी पॉजिटिविटी दी है, जिसको लेकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने लाइफ में मेहनत करना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ। एक 11-12 साल का स्ट्रगल रहा है और फाइनली ऑडियंस मेरे काम को इतना सराहा रही है, प्यार दे रही है, ओनली बिकॉज यू गाइस हैव बीन सो काइंड टू मी कि आप लोगों ने मुझे और एक अपॉर्चुनिटी दी है। सो थैंक यू। उधर कंगना रनावत के हमले शिवसेना और कांग्रेस पर जारी हैं। उन्होंने ताज़ा ट्वीट में उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और लिखा कि बाला साहब ठाकरे मेरी पसंदीदा शख्सियात में एक हैं। उन्हें अंदेशा था कि एक दिन शिवसेना कांग्रेस से इत्तेहाद करके उस जैसी हो जाएगी। कंगना ने ट्वीट में कांग्रेस की खामोशी पर भी सवाल उठाए। कंगना ने सोनिया गांधी से पूछा कि मेरे साथ महाराष्ट्र में जो सलूक किया गया इससे आपको तकलीफ नहीं हुई? तारीख इस खामोशी का हिसाब लेगी। और वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी ने कंगना रनावत की तनकीद करते हुए कहा है कि कंगना को अदाकारी का शौक छोड़कर सियासत का शौक कहीं ज्यादा हो गया है कि इस वक्त कंगना बीजेपी के लीडरों को खुश करने में लग गई हैं। ऐसा लगता है
कंगना रावत को एक्टिंग का शौक कम हो गया है और राजनीति का ज्यादा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जब तक सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ न बोले उनकी बात मुकम्मल नहीं होती है। कंगना भी शायद बीजेपी के नेताओं को खुश करने में लगी है। अगर उन्हें संविधान की इज्जत है तो थोड़ा उन सरकारों को देखें जहां पे बीजेपी की सरकारें हैं और संविधान के परखचे उड़ाए जा रहे हैं। साबिक वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र हुकूमत पर निशाना साधा और कहा कि शिवसेना को दाऊद इब्राहिम का घर नजर नहीं आता, सिर्फ कंगना का ही घर नजर आता है। कंगना से अहम मसला कोरोना का है। उद्धव सरकार को चाहिए कि कोरोना पर ध्यान दे। तो बीजेपी ने नहीं उठाया, क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी, कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? एनसीबी पूरी जांच कर रही है। एनसीबी का जांच का दायरा तो पूरा खुला दायरा है। जो भी चीजें उनके सामने आएगी उस पर वो कार्रवाई करेंगे। अभी चूंकि ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, इस पर मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारा ड्रग का मसला सामने आ रहा है, वंस फॉर ऑल इसको समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, सरहद की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए बुलाई गई अहम मीटिंग खत्म हो गई है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने हिंद चीन सरहद पर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। तो आपको बताएं कि राजनाथ सिंह ने चीनी हम मनसब से बातचीत के बाद सूरत हाल का जायजा लिया। चीनी वज़ीर दिफा से मुलाकात में हुई बातचीत पर तबादला ख्याल, सरहदों पर हिंदुस्तानी अफवाज की पोजीशन के बारे में बातचीत हुई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे इस वक्त हमारे साथी संदीप बोल का। संदीप, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अभी तफसीलात? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। 2 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली, जिसमें कि तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, अजीत डोवाल, एनएसए और रक्षा मंत्री मौजूद थे। दरअसल ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि कल ही दोनों देशों के विदेश यानी कि चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। 5 अलग अलग बिंदुओं पर जो है सहमति बनाने की कोशिश की गई और उसके बाद अब कल की बैठक के बाद से लेकर अब तक सेना के किस तरीके का मूवमेंट एलएसी पर चीन का है उसको जो है मॉनिटर किया जा रहा था, तो उसको लेकर डिस्कशन हुई। साथ ही बहुत सारे ऐसे पीक्स हैं जिसमें कि हम लोग डोमिनेटिंग पोस्ट पे हैं, उसको लेकर चर्चा हुई। तो ये एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि बैठक थी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर अंदर ही जो है कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हो, इस पर भी चर्चा हुई। तमाम ऐसे मुद्दे जो कि एलएसी से जुड़े थे, सुरक्षा से जुड़े थे, उसको जो है चर्चा की गई। 2 घंटे तक पूरा मंथन किया गया और चीन की तरफ से जिस तरीके की बातें रक्षा मंत्री के साथ हुई थी, फिर विदेश मंत्री के साथ बैठक में हुई, उसको लेकर भी जो है विस्तार से चर्चा की गई और आगे का प्लान ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी भी समीक्षा की गई। तो लेकिन एक बात तो साफ है, तो सूत्र बता रहे हैं कि भारत अपनी पोजीशन को उन इलाकों में बरकरार रखेगा, मजबूत रखेगा और इसको लेकर भी चर्चा हुई। लेकिन अब देखना होगा कि चीन जिस तरीके की बातें भारत और चीन के विदेश मंत्री के बीच में मॉस्को में करके गया है, वो क्या जमीन पर कब तक उसको उतारेगा ये देखना होगा। लेकिन भारत पूरी तरीके से इस पूरे मसले पर बैठकों का दौर इनका जारी है, लगातार रिव्यू किया जा रहा है, हर एक सिचुएशन को असेस किया जा रहा है और कह सकते हैं भारत इस वक्त पूरी तरीके से चीन के किसी भी साजिश से निपटने के लिए पूरी तैयार है। जी संदीप, और ये भी हमें याद रखना है कि इससे पहले भी इस तरह की कई मीटिंग्स होती रही हैं, लेकिन उस सब के बाद भी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं चीन का दोहरा रवैया सामने आया है। इन तमाम सूरत हाल को लेकर आज की ये जो मीटिंग हुई है काफी अहम। बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है चीन के साथ वो बहुत बेहतर नहीं रहा।
चीन जो है बातचीत की मेज पर आता है और वो भारत के साथ बातचीत करके भारत की बातों में हाँ मिला के चला जाता है, लेकिन जब उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो वो कभी नहीं करता। जैसे आपको पता होगा, याद होगा कि जब कोर कमांडर की पहली बैठक हुई थी उसमें 5-6 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी, जिसमें कि कैसे और कितने टाइम में डिसएंगेजमेंट होना है। पहली मीटिंग में जो तय हुआ था उसको जो है एक पहला फेज जरूर पीछे हुआ था कि आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टेक्ट से हटे थे, लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक स्थितियां वैसे ही हैं। यानी कि चीन ने जो वादा किया था उस वादा खिलाफ उसकी भी उसने वहाँ वादा खिलाफी की। ऐसे में चीन भले ही इंटरनेशनल फोरम में या अलग अलग लेवल पर जाके अगर अपनी बात रखता है, लेकिन जब तक जमीन पर वो नहीं दिखेगा तब तक जो है हम भारत के लोग जो है, भारत की सेना जो है कोई रिस्क देना नहीं चाहेगी। जी संदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे इस तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। 21वीं सदी में स्कूली तालीम के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज खिताब किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक़दा इस कॉन्क्लेव में मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल के अलावा शोबा तालीम से जुड़े लोग शरीक रहे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने नई तालीमी पॉलिसी के मुल्क भर में मौसर निफाज के लिए तमाम शराकतदारों के तालमेल के साथ काम करने पर जोर दिया और कहा कि हिंदुस्तान की नई तमन्नाएं पूरी करने के लिए नई तालीमी पॉलिसी लाई गई। प्री स्कूल से ही सरगर्मियों के जरिए तालीम और सीखने सिखाने का अमल शुरू करने पर पीएम ने जोर दिया। सभी एक ऐसे क्षण का हिस्सा बन रहे हैं जो हमारे देश के भविष्य निर्माण की नींव डाल रहा है। एक ऐसा क्षण है जिसमें नए युग के निर्माण के बीज पड़े हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देने वाली है। साथियों, पिछले 3 दशकों में दुनिया का हर क्षेत्र बदल गया, हर व्यवस्था बदल गई। इन 3 दशकों में हमारे जीवन का शायद ही कोई पक्ष हो जो पहले जैसा ही रहा हो, लेकिन वो मार्ग जिस पर चलते हुए समाज भविष्य की तरफ बढ़ता है, हमारी शिक्षा व्यवस्था वो अब भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही थी। वक्त एक ब्रेक का। और अब खबर कोरोना के ताल्लुक से। मुल्क में कोरोना के हमले तेज से तेजतर होते मालूम हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले देखे गए हैं। वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 96,551 नए मामले सामने आए, जो कि एक दिन में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड रहा। इन नए मामलों की रोशनी में आने के बाद मुल्क में कोरोना मुतासिरीन की मजमूई तादाद 45,62,415 हो गई। उनमें 9,43,480 एक्टिव मामले हैं, जबकि 35,42,664 अफराद अब तक सेहतियाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,209 मरीजों की मौत हुई। मुल्क में अब तक कोरोना से 76,271 अफराद की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना टेस्ट में भी इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 11,63,542 कोरोना टेस्ट किए गए। पूरी दुनिया कोरोना के कहर से बेहद परेशान है। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं कि सख्ते में हैं, वहीं तरक्की पजीर मुल्कों की मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई है। हिंदुस्तान की मईशत पर भी कोरोना का असर पड़ा है। हालांकि अनलॉक के तहत कारोबारी सरगर्मियां शुरू हो रही हैं, लेकिन मईशत को रफ्तार पकड़ने में कदरे वक्त लग सकता है। इस बीच इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि कोरोना के इक़्तिसादी असरात से बाहर आने के लिए हिंदुस्तान को जामे पॉलिसी और पैसे की ज़रूरत है। IMF के तर्जुमान गैरी राइस ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि इदारा हिंदुस्तानी हुकूमत के ज़रिए किए जा रहे इक़दामात की तायीद करता है। कोरोना से अमवात का सिलसिला लगातार जारी है। इस वबा से मरने वालों की आखिरी रसूमात भी ठीक से अदा तक नहीं हो पा रही हैं।
सिर्फ चंद घर वाले ही अपने अजीज़ों की आखिरी रसूमात अदा करने से गुरेज कर रहे हैं। पेश है कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। जम्मू डिवीजन में 120 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस की वजह से फौत हो चुके हैं। एसओपीज के मुताबिक मरने वाले के घर से 2 लोगों को शमशान घाट आने की इजाजत थी। जिन घरों में लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, उन घरों के बाज लोग वबा के खौफ से आखिरी रसूमात तक में शिरकत नहीं कर रहे हैं और ऐसे में इंतजामिया की जानिब से कोरोना मरीजों की आखिरी रसूमात अंजाम दी जा रही है। जैसे ही डेथ होता है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एसओपी स्टार्ट हो जाता है। जैसे किसी की डेथ होती है तो हमें जो है हॉस्पिटल वाले जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनको कांटेक्ट करते हैं कि हमारे एक हॉस्पिटल में एक ज़ेरे इलाज मरीज़ जो था इस एज ग्रुप का वो गुजर गया है। उसके लिए उसके बाद जो है डीसी साहब जो एक ऑर्डर करते हैं, उसमें फ़िक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा मजिस्ट्रेट जो है वो बॉडी को वहाँ से निकालेगा, कौन उसको वहाँ से लेके आएगा क्रीमेशन ग्राउंड तक, कौन यहाँ से क्रीमेशन ग्राउंड में उन बॉडी को लिफ्ट करके पायर तक रखेगा। हर चीज़ जो है वो क्लॉकवर्क की तरह पूरा सिस्टमेटिक है। अगर किसी के घर का नहीं आता तो उसका सारा जो खर्चा है, ठीक है, चाहे लकड़ी का हो या उसके दाह संस्कार का, वट जो खर्चा है वो सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपने से ले लेती है। न्यूज़ 18 की टीम ने एक शमशान घाट का जायजा लिया तो बेशतर आखिरी रसूमात में मरने वालों के अहले खाना को नहीं पाया। मजहबी रसूमात के साथ आखिरी विदाई दी जाती है, ताहम कोरोना से फौत होने वालों को ये भी नसीब नहीं हो रहा है और वहीं घर वाले भी आखिरी दीदार से महरूम हो रहे हैं। कोविड पेशेंट जिनकी मौत हो जाती है, उनको आखिरी समय पे उनके घर वाले भी उनके संस्कार के लिए नहीं आते हैं। बजाय उनके कि उन्हीं के परिवार वाले उनका संस्कार करें, उनका आखिरी समय में उनका साथ दे, जो रिचुअल्स होते हैं वो निभाए, वो कोरोना वायरस की खौफ से शमशान घाट नहीं पहुंचते हैं और जीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो हर कोविड पेशेंट का यहाँ पर संस्कार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। रुक जाएंगे एक ब्रेक के लिए। आम आदमी से जुड़ी खबर, सब्जियों की कीमतें हैं कि आसमान छू रही हैं। दिल्ली में आलू 35 से 40 रुपए फ़ी किलो और टमाटर 70 से 80 रुपए फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। गाज़ीपुर मंडी के ताजरों का कहना है कि बारिश की वजह से सब्जियों की ये कीमतें बढ़ी हैं। हमारे साथी रचना ने गाज़ीपुर मंडी का जायजा लिया। सब्जियों के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं और इन बढ़ते दामों ने हमारी थाली के जायके को खराब कर दिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के गाज़ीपुर मंडी में हूँ, जो सब्जी मंडी है और यहाँ पर हर तरीके की सब्जी मिलती है। सब्जियों का राजा कहे जाने वाला आलू इस वक्त 40 रुपए किलो मिल रहा है, जो आमतौर से 15 से 20 रुपए किलो में मिल जाता है और अमूमन हर सब्जी में हम आलू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लगातार आलू के दाम बढ़ते जा रहे हैं। क्या कारण है आलू के दाम बढ़ने का, ये हम बात करेंगे। यहाँ पर हैं जिनकी सब्जी की ये पूरी आलू की दुकान है। क्या कारण है, क्यों बढ़ रहे हैं दाम? ये क्या नाम है, कुछ किसानों की वजह, कोई बारिश हो जाए, जैसे कि ज़्यादा बारिश होने के कारण भी दाम बढ़े, कम आलू फसल हो रही है, इस वजह से भी आलू के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे जाके पता चलेगा जैसे हिसाब होगा। अच्छा, अभी कितने रुपए किलो बिक रहा है आलू? आलू 200 रुपये धड़ी बिक रहा है, 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। तो ये जो आलू है कहाँ से मंगाते हो आप लोग? ये आलू हम फरकाबाद से, हर जगह से आता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि फसल कम हुई है और जिसके कारण सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। जो लोग 10 किलो आलू लेते थे वो अब 5 किलो में काम चला रहे हैं। इसके साथ ही जब हम सब्जी बनाते हैं और उसे हरे धनिया से सजाते हैं, वो हरा धनिया भी 400 रुपये किलो के दाम में यहाँ पर मिल रहा है। टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, हरी सब्जियों के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस रेट का असर आम जनता पर भी पड़ रहा है। जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं उन पर भी पड़ रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि जो यहाँ से सब्जियाँ जब बाज़ार में बिकने के लिए जाती हैं तो उसके रेट में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। यानी कि यहाँ अगर 30 रुपये में आलू मिल रहा है तो बाज़ार पहुँचते पहुँचते उसके दाम 40 रुपये हो जाते हैं। भैया ये बताइए, लगातार जो सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, इसका क्या फ़र्क पड़ रहा है लोगों पर? ये फ़र्क तो पड़ता है, हर आदमी सोचता है कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है। आलू पे महंगाई होने का कारण है कि वो कोल्ड स्टोरों में आलू कम है। अब निवर्ती बाहर है इसकी, आलू इतना नहीं है जो पब्लिक को पूरा पड़ सके।
इस वजह से इसके दाम बढ़ रहे हैं। अच्छा, तो कब तक अब ऐसे रहेगा कि ये सब्जियां महंगी, क्योंकि आलू तो एक ऐसी सब्जी है जो सब में डाला जाता है। बारिश होने के कारण फसलों पर भी फर्क पड़ता है, जैसे तोरई है, घिया है, सीताफल है, इन पर फर्क पड़ता है। धनिये की बात है, धनिया अपने यहाँ का मारा जाता है, ये धूप नहीं झेल पाता यहाँ का, ये कहीं बाहर का धनिया आ रहा है, जो उसके भाड़े में खर्चा बहुत आ जाता है। लगातार बढ़ते सब्जियों के दामों में कमी कब तक आती है? हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर किसी तरीके के स्टॉकिंग की गई है, यानी कि जमाखोरी की गई है, तो उस पर दिल्ली सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और जिनके पास इस तरीके की स्टॉकिंग यानी कि जमाखोरी मिलेगी उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लगातार सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, आलू, टमाटर, प्याज, धनिया, हरी सब्जियाँ जो हमारे थाली के जायके को भी खराब कर रही हैं, इसमें कमी कब तक आएगी? कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में एक पुलिस एहलकार का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें ये पुलिस एहलकार एक खातून को गंदी गंदी गालियां देते हुए दिखाई दे रहा है। खबर के मुताबिक अर्रा चौकी के इंचार्ज राममूरत मौर्य एक मकान खाली कराने पहुंचे और वहां पर वो किस तरह से आपे से बाहर हो गए, ये इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। लाए थे तो गुप्ता के साथ ताला लटरवा रहे थे, तो हम घर से निकले, मैंने पूछा कि ये क्या हो रहा है, तो बोले कि वो कहाँ है राजू गुप्ता। तो हमने कहा कि राजू गुप्ता तो अभी आया नहीं, आप फ़ोन करके बात कर लीजिए। तो बोल रहे हैं कि तेरा कौन है वो, और गुप्ता से कह के ताला टुरवा दिया। उसके बाद जब हमने कहा कि ये कि ताला क्यों टूला, तो बोल रहे हैं कि वो उसको भी मारेंगे और तू कल खड़ी। और इस वक्त की आपको बेहद अहम खबर देते हैं, रियासती हुकूमत को एम्बुलेंस का किराया मुकर्रर करने की जो हिदायत है वो जारी की गई है। मुनासिब किराया मुकर्रर करने की हिदायत जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट की रियासती हुकूमतों को ये हिदायत है, कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का किराया मुकर्रर करने की हिदायत जारी की गई है। अदालत ने बहुत ज़्यादा किराया वसूल करने पर तशवीश का इजहार किया है। तो बेहद अहम खबर, कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस सर्विस का किराया मुकर्रर करने की हिदायत जारी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमतों को इस सिलसिले में बाकायदा हिदायत जारी की है। सबसे अहम बात यह, जिस तरह का माहौल चल रहा है उसमें कोविड मरीजों से एम्बुलेंस के लिए मनमाना किराया वसूल किया जा रहा है, इसी पर कोर्ट ने अपने तशवीश का इजहार किया है। खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18urdu.com पर।